Hello students, friends and my dear viewers. Myself Dheeraj Sharma and you are watching me on my YouTube channel Dheeraj Sharma Vigyan Educational. So students, today in this video we shall know about some of the uses of carbon dioxide with the help of a real working model which will be displayed at the end of this video. So the topic of the day is uses of carbon dioxide. जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में जानेंगे। साथ ही एक रियल वर्किंग मॉडल की मदद से मैं आपको इसके उपयोगों को भी दिखाऊंगा, लेकिन वो सब हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वह एटमॉस्फेयर में कितना है। तो शुरुआत में यानी कुछ वर्षों पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट थी वह 0.03% थी, लेकिन अब बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन की वजह से यह अमाउंट 0.04% हो गई है। यानी जो अमाउंट 0.03% थी वो 0.04% हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि बस इतनी स्लाइड डिफरेंस की वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्लाइड डिफरेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। इसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। जैसे हमारे अर्थ पे जो पहले एवरेज टेम्परेचर हुआ करती थी वो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे अर्थ पे एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी अर्थ पर हीटिंग ज्यादा हो रही है। पहले के मुकाबले हमारी धरती जो है ज्यादा गर्म हो चुकी है, गर्म हो गई है, जिसके फलस्वरूप हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जहाँ हीटिंग बहुत कम होती है सन की वजह से, वहां पर वाटर जो है ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ था। अब वो ज्यादा हीटिंग की वजह से वो ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे पिघलने लगे हैं और पिघलकर आसपास के समुद्र में मिलने लगे हैं, जिसके वजह से समुद्र का लेवल अब बढ़ने लगा है, यानी सी लेवल अप होने लगा है, जिसके कारण से जितने भी देश उस समुद्र के आसपास में बसे हुए हैं वो धीरे धीरे उस पानी के लपेट में आ रहे हैं, यानी वहां पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। खैर ये तो वो सब बातें थी जो तब उत्पन्न हो सकती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल और भी बढ़ते जाएगी। तो अगर हम कंट्रोल कुछ नहीं किए, अगर हम अधिक से अधिक पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या है हमारे अर्थ पर, हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, हमारे काम का क्या है ये। तो सबसे पहला इससे यूज ये है, इसका उपयोग यह है कि इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर मेकिंग फूड। यानी जितनी भी धरती पे ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज हैं वे सभी के सभी फूड बनाती है। एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है जो वे एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। यानी सभी ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसीव करते हैं और ग्राउंड से वाटर लेके सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करते हैं और फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम लोग रिसीव करके सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो पहला तो यूज ये होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी वो फूड बना पाएंगे, तभी फोटोसिंथेसिस करेंगे, तभी वो ऑक्सीजन देंगे तो हम सांस लेंगे। दूसरा इसका यूज क्या है, तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक्स, बिस्किट्स एंड बियर्स। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, साथ साथ बियर्स भी बनाए जाते हैं, ब्यूरेजेस लिक्विड। थर्ड इसका यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड एज ग्रीन हाउस गैस दैट मेंटेन्स ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। हमारे अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ है। अर्थ को इसीलिए यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइफ क्यों है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं यहाँ पर जो बाकी के प्लैनेट्स पर नहीं है। जैसे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर सॉइल है, यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर है। साथ साथ इन तीनों के अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह एक किसी भी लाइफ को अर्थ पर बने रहने के लिए सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज इस तरह से कि यह धरती पर जीवन को बने रहने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड नहीं होने देता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ठंड में भी नहीं रह सकते हैं और बहुत गर्मी में भी नहीं रह सकते। यानी एक
सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं। ये थर्ड यूज हो गया। फोर्थ यूज इसका यह है, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने वाला। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसके उपयोग से हम लोग आग को भी बुझा सकते हैं। जी हाँ, इसका उपयोग करके पहले से फायर एक्सटिंग्विशर नाम का डिवाइस बनाया जा चुका है, जो कि एक रेड कलर का सिलेंड्रिकल बोतल होता है, जिसे आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, एयरपोर्ट्स पर, बस में, बैंक में, स्कूल कॉलेजेस में कई जगह रखे जाते हैं। ये इसलिए ये रखा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि अगर किसी कारणवश इन जगहों पे दुर्घटना घट गई, आग लग गई, तो इस उपकरण के मदद से आग को तुरंत बुझाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग मैंने इस फोर्थ यूज को मैंने इसलिए डॉटेड लाइन से बॉक्स में घेर रखा है, ताकि इसी फोर्थ यूज को हम अपने रियल मॉडल के थ्रू शो करेंगे कि कैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाता है। उसमें एक केमिकल रिएक्शन मैं कराऊंगा, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से आग को बुझाया जाता है। वैसे जो आप रेड कलर की जो सिलिंड्रिकल बोतल देखते हैं, जो जिसे आग बुझाने में काम आता है, जिसे अलग अलग जगहों पे स्थानों पर रखा गया है, उसमें भी कुछ केमिकल्स यूज किए गए हैं, जो कि आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या करता है, कोई भी बर्निंग मटेरियल होता है, जब वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, तो वह उस बर्निंग मटेरियल के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, एक ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने की वजह से वो बर्निंग मटेरियल जो है वो बुझ जाता है। यानी इस तरीके से हम जलते हुए वस्तुओं को भी बुझा सकते हैं। तो चलिए हम अपने रियल मॉडल से देखते हैं कि कैसे हम आग को बुझा सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाह रहा हूँ। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट मटेरियल के रूप में 2 लीटर वाले बोतल में लगभग 600 ml वार्म वाटर लिया है, और साथ ही सेकेंड मटेरियल के रूप में लगभग 200 ग्राम ब्राउन शुगर लिया हुआ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटे से बाउल में मैंने लिया हुआ है। ये एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से बार बार थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको स्पून से बार बार चलाना पड़ता है ताकि ये थोड़ा लूज़ बने रहे। और साथ ही थर्ड मटेरियल के रूप में मैंने 1 टीस्पून ईस्ट लिया हुआ है। और लास्ट जो हमारा फोर्थ मटेरियल है वह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। तो अब मैंने इन चारों मटेरियल को एक साथ ले लिया। अब हम इन चारों मटेरियल्स को एक एक करके इस बोतल के अंदर डालना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने एक पेपर का फनल बनाया हुआ है, कूपी। इसी के मदद से धीरे धीरे एक एक करके सारे मटेरियल्स को डालना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले अपने ब्राउन शुगर से। तो मैं ब्राउन शुगर को धीरे धीरे इस फनल के मदद से बोतल के अंदर डालना शुरू कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं फनल बनाने से हमारा ब्राउन शुगर आसानी से बोतल के अंदर जा रहा है। वैसे मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर इसलिए लिया हुआ है ताकि यह वाइट शुगर के कंपैरिजन में अधिक से अधिक अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बना सकें। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ ग्लूकोज की जगह पे मैंने सुक्रोज लिया हुआ है, शुगर है एक तरह का। ये अनप्रोसेस्ड शुगर है, मतलब हाफ प्रोसेस शुगर कह सकते हैं इसको। वैसे ये हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने धीरे धीरे सभी ब्राउन शुगर को मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया। अब हमारा सेकेंड मटेरियल यानी ईस्ट तो लगभग हाफ टी स्पून काफ़ी है। इसको भी मैं फनल से ले लेता हूँ ताकि इजीली चला जाए बोतल के अंदर। अब अपने मैं फोर्थ मटेरियल को लेता हूँ, यानी बेकिंग पाउडर। हम डायरेक्टली बोतल के अंदर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वेस्ट हो जाएगा, गिर सकता है। इजी है,
इसी फनल के थ्रू डालना। इसको भी मैं हाफ टी स्पून ही लिया हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि चारों के चारों मटेरियल्स को एक साथ मैंने बोतल के अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोतल के कैप में एक छोटा सा होल करके और इन्फ्यूज़न ट्यूब को इसके अंदर फिट कर दिया है। इन्फ्यूज़न ट्यूब आप कई जगह देखे होंगे आपने, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर पेशेंट को पानी या फिर ब्लड चढ़ाया जाता है। इन्फ्यूज़न ट्यूब को अच्छे तरीके से मैंने टाइट पैक कर दिया है ताकि जब रिएक्शन अंदर इस बोतल के अंदर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लीक नहीं करे इधर उधर से। अब मैं इस कैप को इस बोतल के ऊपर अच्छे तरीके से रखकर टाइट बंद कर देता हूँ। एकदम बिल्कुल टाइट बंद हो गया ये। लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाटर इसमें से गैस निकल सकता है। अब हम इस बोतल को अच्छे तरीके से सेक कर लेते हैं। सेक करने से ये होगा कि सारे मटेरियल्स अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। यहाँ पे अंदर में ग्लूकोज बनेगा, सॉरी अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल के साथ साथ में लगभग बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया है? तो हमें तो पहले इस कंटेनर को छोड़ना होगा लगभग 2 से 4 घंटे के आसपास। इस बोतल को अब हम दबा के देख लेते हैं कि अभी कितना दब रहा है, मतलब अभी प्रेशर कितना लग रहा है। हम अभी दबा कर देख रहे हैं तो बोतल काफ़ी दब रहा है अभी, क्योंकि इसके अंदर आधा तो बोतल खाली है लगभग। लेकिन 3-4 घंटे के बाद जब फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय जब हम बोतल को दबा कर देखेंगे तो वो दबेगा नहीं, हार्ड हो गया रहेगा। यहाँ पे मैंने इन्फ्यूज़न ट्यूब को भी क्लोज कर रखा है ताकि गैस बाहर रिलीज़ नहीं हो। तो अब हम 5-4 घंटे के लिए छोड़ देते। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब इस बोतल को इन सारे मटेरियल के साथ में लगभग 3 से 4 घंटे रखने थे बिना डिस्टर्ब किए हुए, ताकि इसके अंदर रखे हुए सारी मटेरियल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सके। अभी फ़िलहाल लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और अब मैं इस बोतल के सरफेस को टच कर रहा हूँ, इसके वॉल्स को टच कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी हार्ड हो चुकी है। अंदर से बाहर की तरफ काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इसका मतलब सीधा यह है कि इस बोतल के अंदर काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने 3 कैंडल्स बर्न किए हुए हैं, 3 कैंडल जलाए हुए हैं और 2 अगरबत्ती भी जलाए हुए हैं और एक मॉस्किटो कॉइल भी है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैंने इसलिए जलाई हुई हैं ताकि हम इस इन्फ्यूज़न ट्यूब की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करेंगे और इन सभी के ऊपर एक एक करके अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि सभी चीज़ें बुझ रही हैं कि नहीं। तो चलिए अपने इन्फ्यूज़न ट्यूब के स्टॉपर को ओपन करते हैं और फर्स्ट कैंडल के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखते हैं ये कैंडल बुझ रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि कैंडल बुझ चुकी है। अगर सेकंड कैंडल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बुझ गई है भी। अगर हम फिर से इन कैंडल्स को जलाएं फिर से एक बार स्टॉपर को ओपन करते हैं और देख रहे हैं, देखिए कैसे बुझ जा रही है। बस पास में लेके जा रहा हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो कम बुझ रहा है, थोड़ा ज़्यादा सप्लाई दूंगा तो बुझ जाएगी पूरी। इसका भी देख सकते हैं आप, ज़्यादा सप्लाई दे रहा हूँ तो बुझ जा रही है। अब बारी आती है अगरबत्ती स्टिक के। इसके लिए मुझे लाइट ऑफ करना पड़ेगा ताकि इन अगरबत्ती के जो फ्लेम्स हैं वो आपको दिख सके क्लियरली, साथ साथ इस मॉस्किटो कॉइल की भी। स्टूडेंट्स, अब मैंने एक लाइट को ऑफ करके यहाँ की ब्राइटनेस को कुछ कम कर दिया ताकि अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल की जो बर्निंग पार्ट है वो आपको क्लियरली दिख सके। अब मैं एक एक करके पहले
फर्स्ट पहले अगरबत्ती के स्टिक के ऊपर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका रेट जो फ्लेम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। चलिए अब मॉस्किटो कॉइल के बर्निंग पार्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कैसे कम होने लगी। एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अप्लाई कर रहे हैं इस पे। देख रहे हैं रेड पार्ट पूरा इसका रेड पार्ट खत्म हो गया, लगभग बुझ गई है। वैसे इस कंटेनर की गैस को बार बार यूज़ करने से इसकी अमाउंट अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है, लगभग थोड़ी सी और रह गई है। चलिए एक बार दोबारा हम लोग एक बार लास्ट टाइम फिर से इन्फ्यूज़न ट्यूब को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैंडल तीनों बुझ रही हैं कि नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, कितना जल्दी बुझ गई है। ये भी बुझ गया। मेनली यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा हूँ इस बर्निंग मटेरियल के ऊपर, इसके फ्लेम के ऊपर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर चारों तरफ से घेर कर एक लेयर बना ले रहा है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दे रहा है, जिसके वजह से ये बुझ जा रही है। अभी देखिए एक बार और करते हैं इस पर, ये भी बुझ गई। अब इस अगरबत्ती को देखिए कि कैसे ये स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को अप्लाई करेंगे इसके बर्निंग पार्ट पर, इसका जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं वो धीरे से गायब हो जाएगा और ये अब धीरे धीरे स्मोक प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्टिविटी अब कंप्लीट होता है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है ये। इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाए गए हैं जो कि किसी भी बर्निंग ऑब्जेक्ट को बुझा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मेरे द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल देखा जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का एक मॉडल था। वह मॉडल फर्मेंटेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है और जब भी उस गैस को हम किसी भी बर्निंग मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस बर्निंग मटेरियल के चारों तरफ वह अपना एक अलग लेयर बना लेता है और ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, जिसके वजह से वो बर्निंग ऑब्जेक्ट या बर्निंग मटेरियल जो है बुझ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ मेन यूजेस बताए, जिसमें ये 4 थे। हालांकि इसके अलावा और भी कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ यूजेस हैं, लेकिन उनमें ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।